हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर दैट इज़ मैथमेटिकल मेथड्स। दिस इज़ द सेकंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, बिकॉज इस चैप्टर में मतलब इस चैप्टर को जिसने अच्छे से कर लिया ना, उसके आने वाले सारे चैप्टर ईजी हो जाएंगे। चाहे हम लॉज ऑफ मोशन की बात करें, चाहे हम काइनेमेटिक्स मतलब मोशन इन अ प्लेन की बात करें, या फिर हम वर्क पावर एनर्जी की बात करें। ठीक है, इवेंचुअली आपका जो फोर्थ चैप्टर है ना बोर्ड का, उसमें एनसीईआरटी के 3-3 चैप्टर मिला के रखे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोगों का अलग अलग सिलेबस है, बट हम लोग उसको मैच करके चल रहे। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये अगर अच्छे से आ गया तो कई सारे बेसिक कंसेप्ट्स आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैथमेटिकल मेथड्स में हम लोगों ने लेक्चर्स को डिवाइड किया है 4 पार्ट में। सबसे पहले लेक्चर में आज मैं आपको सिखा दूंगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। फिर मैं वेक्टर के टाइप्स आपको सिखा दूंगा, फिर इसके ऊपर कुछ ऑपरेशन सिखा दूंगा। ठीक है, और डॉक्टर की तरह ऑपरेशन करने के बाद ये लेक्चर खत्म होगा। फिर अगले लेक्चर में मैं आपको लॉज सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग किसी का भी वेक्टर फाइंड करते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट फाइंड करने का। थर्ड लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। तो ये सीखने के बाद हम लोग चौथे लेक्चर में सीखेंगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, साइज पर डिपेंड करता है। अगर चौथे लेक्चर में मुझे ऐसा लगा कि डिफरेंशिएशन में 1 घंटा लग गया, या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मिला के 1 घंटा लग गया, तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए सेपरेट वीडियो। तो 5 लेक्चर आप अज्यूम करके चलें, किसके लिए 5 लेक्चर्स लगेंगे, जैसा हम लोगों ने लास्ट चैप्टर के लिए किया। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप मुझे बताओ कि स्केलर आपने आज तक स्केलर के बारे में क्या जाना है। हम लोग 9th से सुनते आ रहे हैं कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। मतलब क्या है इसका? सेंस है कोई इस बात का? बताओ, किसी का डायलॉग मार रहा हूँ मैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूँ कि एक बंदे का मास 5 kg है और एक बंदे का मास 10 kg है, तो मुझे बताओ टोटल मास कितना होगा। तो आप बोल दोगे 15 kg। बहुत अच्छे। अब मैं आपको बोलूँ कि एक बंदा यहाँ से शुरू हुआ चलना, यहाँ तक गया और उसने इसमें डिस्टेंस कवर किया 30 सेंटीमीटर, या फिर चलो बोल देता हूँ 3 मीटर, और फिर यहाँ से यहाँ गया, उसने कवर किया 4 मीटर। तो बताओ उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो आप बोल दोगे 7 मीटर। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि भैया मुझे उसकी डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या होगी, तो डिस्प्लेसमेंट तो बता नहीं पाओगे, फिर वहाँ फंस जाओगे। कैसे? अरे भाई डिस्प्लेसमेंट तुम्हें कहाँ मालूम है इसका? हम लोगों ने 9th में सीखा था डिस्प्लेसमेंट निकालना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो मैंने पहले लेक्चर में भी आपको अच्छे से बताया था। नहीं जानते हो तो देख लो, समझ जाओगे। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, देखो मत जाओ, है ना। आए हो तो पूरा सीख के जाओ, बीच में मत रोका करो वीडियो। या तो पूरा देख लिया करो, या तो ऐसा लगे कि बोर हो रहा है, नहीं समझ रहा है, सिर्फ नोट कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, तो बंद कर दिया करो, थोड़ा आराम कर लो, फिर देखो। टाइम ही टाइम है अपने पास, है ना। ये वीडियो दिसंबर में तो नहीं देख रहे हो तो कमेंट कर दो। चलो आगे बढ़ते। तो डिस्प्लेसमेंट इसका होगा 5 मीटर, है ना। डिस्प्लेसमेंट होता है स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो ये इनिशियल, ये फाइनल, इसमें स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ऐसी होती है, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर आ रहा है, डिस्टेंस 7 मीटर आ रहा है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट पता कैसे चला? पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में हम लोगों ने लगाया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जोड़ दिया तो 5 आ गया। तो मतलब स्केलर के लिए हम लोग देखो सीधा सीधा जोड़ दे रहे हैं, बट जब वेक्टर की बात आ रही है तो हम लोग देखो ऐसा जोड़ रहे हैं। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। हम लोग वेक्टर क्वांटिटी में देखते हैं कि आखिर उसकी डायरेक्शन क्या है। हम स्केलर में ये सब नहीं देखते, अरे ये है जोड़ दो, खत्म। बट वेक्टर में हम लोगों को सब कुछ देखना पड़ता है, उसके बाद हम लोग उसका सम टोटल निकालते हैं, जो भी फाइंड करना रहता है। तो वेक्टर एक अलग ही दुनिया है अपने आप में। इस दुनिया को हम लोग, मतलब मैं भी अभी तक नहीं पढ़ा हूँ, वेक्टर क्लास 12th में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में। तो वहाँ पे आपको एकदम डिटेल में समझ में आ जाएगा, मतलब क्या रहता है वो जो क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये सब ना, वहाँ पे ये डिटेल में रहता है। खैर फिजिक्स में जितना यूज़ होता है उतना आपको ये चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं बेसिक मीनिंग से कि आखिर स्केलर क्वांटिटी होती क्या है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, मैं वीडियो बंद कर देता हूँ। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बीच में। ठीक है, हम लोग चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे वेक्टर के बारे में, क्योंकि स्केलर के बारे में समझ लो हमें कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ इसका प्रोडक्ट पढ़ना है, जो कि हम लोग पढ़ लेंगे बाद में।
फिलहाल पूरा चैप्टर जो है वो वेक्टर्स पर बेस्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एकदम लाइटली मत लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में जब मैं आपको बोलूँगा ना कि ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो आप सोचते रह जाओगे कैसा हो गया, तब वहाँ पे पता चलेगा कि ये चैप्टर से उसका रिलेशन था। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड ओनली। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। जैसे मैं आपको बोलूँ लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो ये जो 10 है ना, इसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। कुछ लोग बेचारे कंफ्यूज रहते हैं मैग्नीट्यूड क्या होता है। ठीक है, तो जो टाइम है 10 सेकंड, 10 को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या सिर्फ 10 को ही बोलते हैं? अरे भाई मास है 5 kg, तो 5 को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। जो भी वैल्यू आती है उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मतलब वो क्वांटिटी जो अपनी वैल्यू से ही पूरा डिस्क्राइब हो सके उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल में आता है टाइम, लेंथ, मास, स्पीड, बहुत सारे। ठीक है, जैसे मास की हम लोग बात करें तो आपसे पूछूं मैं कि आपका मास कितना है, तो आप बोलोगे मेरा मास है 40 kg। अब आप ये नहीं बोलोगे कि मेरा मास 40 kg है ऊपर से नीचे तक या नीचे से ऊपर तक। मैं आपसे पूछूं कितने टाइम तुमने गेम खेला, तुम बोलोगे 2 घंटा। ये नहीं बोलोगे कि मैं ऊपर से नीचे तक खेला, नीचे से ऊपर तक, दाएं से बाएं, ये सब नहीं बोलोगे, बिकॉज तुम सिर्फ वैल्यू बताते हो स्केलर क्वांटिटी में। बट व्हेन आई टॉक अबाउट वेक्टर क्वांटिटी, तो ये वो क्वांटिटी है जिसको मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, बट उसको डायरेक्शन भी चाहिए। ठीक है, मतलब इसको डायरेक्शन भी चाहिए। मैंने जैसे आपको डिस्प्लेसमेंट वाला क्वेश्चन दिया कि ये बंदा यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक गया, 4 मीटर कवर किया, 3 मीटर कवर किया, तो आपने डिस्टेंस देखा, आपने डायरेक्शन देखा कि इनिशियल से फाइनल का डायरेक्शन क्या है, तब आपने बोला कि यहाँ से इसको ज्वाइन करो, ये 5 आ रहा है पाइथागोरस थ्योरम से। आपने क्या किया, आपने डायरेक्शन देखा, है ना, यहाँ से यहाँ तक गए, तो उससे हमें पता चला कि यार डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसको डायरेक्शन भी चाहिए। हम लोग बताते तो नहीं है नॉर्मली कि डिस्प्लेसमेंट में इतना इतना हुआ है इतने डायरेक्शन में, बट अब बताएंगे। नाउ वी आर इन 11th। फोर्स की बात करें तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में बताऊंगा कि आखिर हम लोग ऐसा क्यों लिखते हैं। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या, वेक्टर, तो वेलोसिटी क्या, वेक्टर, तो एक्सेलरेशन क्या, वेक्टर, तो फोर्स क्या, वो भी वेक्टर। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आपको कि स्केलर वेक्टर कब रहता है। तो फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे मैं आपको बोलूँ यहाँ पे कोई ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक है 5 kg का और ये आगे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो मुझे पता करना है ये फोर्स कितना होगा। तो फोर्स का फॉर्मूला सब लोग जानते हैं, आत्मा वाला वीडियो जितने लोगों ने देखा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 5 2 10, मतलब 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, बट हम लोग यहाँ पे सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि 10 न्यूटन का लग रहा है, हम ये भी बताएंगे कि कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, जैसे मैं अभी दीवार को धक्का मारूं तो मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगा कि दीवार को धक्का मार रहा हूँ, बोलूंगा दीवार को सीधे धक्का मार रहा हूँ, या दीवार मेरे ऊपर आ जाए तो वो बोलेगी मैं सीधे आ रही हूँ। ठीक है, डायरेक्शन देखते हैं हम लोग उसमें, डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। इसमें हम डायरेक्शन नहीं देखते, इसमें हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, बात खत्म है। अब देखो, जैसे मैंने स्केलर का बोला कि किसी का मास ऐड करना है आपको, जैसे कोई 7 kg का है, कोई 5 kg का है, जोड़ दो 12 kg आ गया, बात खत्म। लेकिन अगर हम वेक्टर में बात करें, मैं बोलूँ कि एक का फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, चलो ब्लॉक का एग्जाम्पल लेते हैं, आई थिंक ये आपको बेटर समझ रहा होगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट के सामने ये बेटर समझ रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट वाला फंडा किसी को ज़्यादा आता नहीं है आप लोगों में से, जिनका बेसिक वीक है उनको। सपोज यहाँ पे फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, यहाँ पे फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन का, और मास हम लोग m मान लेते हैं फालतू में। ठीक है, तो मुझे बताओ रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स क्या है इधर पे। देखो 20 इधर से खींच रहा है, 8 इधर से खींच रहा है, तो कौन जीतेगा? 20 उधर से खींच रहा है, 8 इधर से खींच रहा है। जैसे आप हो और आपका बड़ा भाई है, आप भाई को खींच रहे हो, भाई आपको खींच रहा है, कौन जीतेगा? आपका भाई जीतेगा, क्योंकि वो ज़्यादा फोर्स लगा सकता है। ठीक है, तो 20 न्यूटन का फोर्स ज़्यादा है 8 से, तो मतलब 20 न्यूटन वाला जीतेगा, बट ये 8 उसमें माइनस होगा, तो नेट फोर्स यहाँ आएगा 12 न्यूटन, तो मतलब फोर्स आ जाएगा 12 न्यूटन। तो मैंने आपको बोला कि 20 और 8 को जोड़ो, अरे जोड़ के तुम तो 12 लेकर आ गए, ये कैसे हो गया? जोड़ने पर तो 28 आता है। मैंने बोला एक आदमी का मास 20 है, एक आदमी का मास 8 है, मतलब टोटल मास कितना? 8। आपसे मैं बोलूँ एक फोर्स इधर लग रही है 20, एक फोर्स इधर लग रही है 8, तो बताओ टोटल कितना? आप बोल दिए 12। 28 क्यों नहीं? यही पावर है वेक्टर की, यही एक अलग दुनिया है वेक्टर की। वेक्टर में हम लोग डायरेक्शन को देखते हैं। ठीक है, ये वाला फंडा समझा ना कि 20 न्यूटन से कोई उधर खींच रहा है, आप भी उसको खींच रहे हो, तो भले ही वो आपको खींचेगा, लेकिन आप तो पावर अपनी लगा ही रहे हो ना। मतलब वो 20 न्यूटन से खींच रहा है, बट आप 8 न्यूटन से रोक रहे हो, वो 20 से खींच रहा है, आप 8 से रोक रहे हो, तो टोटल 12 ही न्यूटन लगेगा। जैसे आपको कोई खींच कर ले जा रहा है,
और आप अपने आप को हल्का छोड़ दो तो और जोर से खींच के लेकर जाएगा, बट आप अपने आप को टाइट कर लो तो खींच ही नहीं पाएगा। ठीक है, दिस इज द फंडा, समझ गए ये। तो वेक्टर को हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं बिकॉज यहाँ पे ऐड करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे स्केलर से अलग वैल्यूज मिलती हैं। ठीक है, तो स्केलर और वेक्टर के बीच में डिफरेंस वहां पे लिख दो, छोटी छोटी लिखा करो। ठीक है, और फिर इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और क्या क्या होता है। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर देखते हैं। चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो वेक्टर को हम लोग एक एरो से डिनोट करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। मेरी ड्राइंग खराब है पर इतनी खराब नहीं है कि मैं एक एरो ढंग का ना बना पाऊँ। अरे ये तो सच में खराब है। एक एरो से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एरो के पॉइंट वाले पॉइंट को हम बोलते हैं टेल और इस एरो वाले पॉइंट को बोलते हैं हेड। ठीक है, एक एरो से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जो हेड है ना वो दिखाता है डायरेक्शन और इस एरो की जो लेंथ है ना वो दिखाती है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू, जैसे लेंथ है तो 10 सेंटीमीटर तो वो 10 क्या है, मैग्नीट्यूड। स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड तो वो 5 क्या है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है ना इस एरो की वो हमें दिखाएगी मैग्नीट्यूड। इसका जो हेड होगा ना वो हमें दिखाएगा डायरेक्शन कि इस तरफ है। ठीक है, और जैसे अभी मैं फोर्सेस देखो यहाँ पे बना रहा था इस ब्लॉक पे, तो मैं ऐसा दिखा रहा था, तो ये एरो क्या दिखा रहा है, उस तरफ फोर्स लग रहा है। ये एरो क्या दिखा रहा है, इस तरफ फोर्स लग रहा है, इस तरीके से। ठीक है, और बात करते हैं। चलो अब मैं एग्जांपल लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट, चलो फोर्स लेते हैं। फोर्स को जब भी हम लोग डायरेक्शन के साथ लिखेंगे तो हम लोग उसको ऐसा लिखेंगे, वेक्टर एफ। तो हम लोग फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर एफ से। इस एरो को हम लोगों ने इसके ऊपर बना दिया है। ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है, अगर हमें सिर्फ इसकी वैल्यू लिखनी है तो उसके लिए हम ऐसा लगा देते हैं मॉड। ठीक है, या फिर एक और तरीका है, हम सीधा सिर्फ एफ लिख दें। कई अच्छी बुक्स में जैसे इरोडो वगैरह में ये बोल्ड लेटर्स में लिखा रहता है, एरो नहीं रहता वहां पे, सिर्फ बोल्ड लेटर्स में लिख देता है। ठीक है, ऐसा लिख देगा। ठीक है, तो इस एरो का मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब या फिर इसका मतलब ये सिर्फ वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे वेलोसिटी की बात करूं तो आज तक हम लोग ऐसा लिखते थे, वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। ऐसा हम लोग इसलिए लिखते थे बिकॉज हम लोग डायरेक्शन नहीं दिखाते थे वहां पे। अगर हम डायरेक्शन दिखा रहे तो हम ऐसे लिखेंगे, वेक्टर v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, इस तरीके से। या फिर इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 90 डिग्री ड्यू नॉर्थ। अब ये सब सीखोगे आप लोग। ठीक है, जब हम लोग 3rd चैप्टर पढ़ेंगे ये सब सीखोगे कि कैसे लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसके पूरे क्वांटिटी को, पूरे वेक्टर को हम दिखाते हैं वेक्टर एफ से, ऊपर एरो लगा के। अगर इसकी सिर्फ वैल्यू दिखानी है तो हम या तो सिर्फ सीधा एफ लिख दें या इसके आगे हम मॉड लगा दें। मॉड मतलब इसका मैग्नीट्यूड। जैसे वेलोसिटी का लिखना है तो मुझे बताओ, ये देखो पूरी वेलोसिटी हो गई, बताओ इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे या फिर सिर्फ v लिख देंगे, ये भी करेक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को बात आ जाती है कि सिर्फ डायरेक्शन दिखाना रहेगा तो कैसे लिखेंगे। मतलब आपकी मर्जी है कि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको डायरेक्शन अलग से दिखानी है, तो कैसे करोगे। देखो, पहली बात तो आप लोग अगर ऐसा लिख देते हो तो वहां पे सब कुछ हो जाता है, बट आपको अगर डायरेक्शन भी अलग से दिखानी है तो आप पहले इसका मॉड लिखोगे, मतलब वेक्टर v, और फिर इसके आगे ऐसा लिख दोगे v कैप। ठीक है, अभी हम लोग सीखेंगे यहाँ पे आई कैप, जे कैप, के कैप होता है, बट फिलहाल इतना समझ लो कि इसके डायरेक्शन के लिए हम लोग एक यूनिट वेक्टर यूज करते हैं जो आगे आएगा भी। ठीक है, टेंशन मत लो, अभी इतना समझ लो कि ये दिखाता है हमें डायरेक्शन, ये दिखाता है हमें डायरेक्शन, ये दिखाता है हमें मैग्नीट्यूड, और ये है फोर्स वेक्टर या वेक्टर ऑफ फोर्स। ठीक है, वेक्टर एफ। समझ गए किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी वेक्टर को हम लोग एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी ग्राफ वगैरह पे ग्राफिकली ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मली ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस एरो का जो हेड है वो हमें दिखाता है डायरेक्शन, इस एरो का जो टेल है और वहां से लेके जो हेड तक की लेंथ है वो हमें दिखाती है उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, नॉर्मली अगर रिप्रेजेंट करना है, अगर हमने ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया तो पूरा का पूरा वेक्टर हो गया। हमें सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड, जैसे आज तक हम सिर्फ वेलोसिटी लिखते थे तो हम इसके आगे कुछ नहीं लगाते थे, है ना, डायरेक्शन वगैरह नहीं लिखते थे, तो हम सीधा ऐसा लिखते थे, लाइक दिस। ठीक है, बट आपको अब ऐसा नहीं लिखना है, आपकी मर्जी, आपको लिखना है तो ऐसा लिखो, नहीं लिखना है तो ऐसा लिख दो।
मतलब इस वेक्टर का मॉड, इसका मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी का भी ऐसे ही है, v भी ऐसे। अगर इसका डायरेक्शन दिखाना है तो v कैप, यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये सीखोगे आप लोग, अभी टेंशन मत लो, अभी इतना नोट कर लो। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं आखिर कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देख लेते हैं। सबसे पहला आता है देखो नल वेक्टर। सब आपको 1 मार्क्स की डेफिनेशन के लिए पूछा जा सकता है कॉलेज में। ठीक है, तो इसीलिए इन सबको बिल्कुल मिस ना करें। जितना मैं बोर्ड पे लिखता हूं उतना आप अपनी बुक में लिखें। चलिए, तो पहला आता है नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है? नल वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 के इक्वल होता है, सीधी बात। ठीक है, ये सब देखो इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, मतलब जेईई नीट के लिए, ये सब आपको कॉलेज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे सपोज आपको कोई डायग्राम वगैरह स्कीमेटिक वगैरह दे दिया, फिर बोला बताओ यहाँ पे कौन से टाइप का वेक्टर लग रहा है। ठीक है, सो यू नीड टू नो। जैसे मैं ये पॉइंट से चलना शुरू करूँ, यहाँ पे गया, सामान खरीदा, फिर से मैं यही पॉइंट पे आ गया, तो मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा 0। तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो 0 है, मतलब ये कौन सा वेक्टर है? 0 वेक्टर है, नल वेक्टर है। नल मतलब 0। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड 0 वो नल वेक्टर है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं वर्क का। नो, वर्क कैन नॉट बी टेकन बिकॉज इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, फोर्स को ही लेते हैं। ठीक है, सपोज ये ब्लॉक है, इस पर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, और पीछे से भी फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। ठीक है, दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, तो टोटल फोर्स कितना होगा? 0। मतलब देखो, पूछा है एक्सेलरेशन कितना होगा। चलो क्वेश्चन इजी करता हूँ। देखो, आपका भाई आया, आपको खींचने लगा, आपने भी उसको खींचा, उसने भी 10 न्यूटन से खींचा, आपने भी 10 न्यूटन से खींचा। कोई आगे बढ़ेगा क्या? रस्सी वाला मुकाबला हो रहा है, सामने वाला रस्सी खींच रहा है उतनी ही फोर्स से, आप भी उतनी ही फोर्स से रस्सी खींच रहे हो। ठीक है, मतलब मेरे जैसे 2 लोग हैं, मेरे सामने वाला भी रस्सी खींच रहा है, मैं भी रस्सी खींच रहा हूँ। कोई जीतेगा? नहीं जीतेगा। दोनों तरफ सेम फोर्स है, सेम फोर्स है तो ब्लॉक वहीं रखा रहेगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। ब्लॉक अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो मतलब ये कौन सा वेक्टर है? 0 वेक्टर है। फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कुछ भी रहने दो, एक्सेलरेशन 0 है तो ये भी 0 होगा। कौन सा वेक्टर है? 0 वेक्टर है, नल वेक्टर है। ठीक है, समझ गए? तो 0 वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 के इक्वल होता है। ठीक है, डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड उसकी वैल्यू 0 हो, वो होता है हम लोगों का नल वेक्टर। ठीक है, जैसे यहाँ से 10 न्यूटन का, यहाँ से 10 न्यूटन का, तो ये वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, कुछ असर होगा ही नहीं इस पे। ठीक है, जैसे आप सामने खड़े हो, आपको किसी ने थप्पड़ मारा, आप इस साइड गिरने लगे, यहाँ से भी एक थप्पड़ पड़ गया, तो ऐसे ही रह जाओगे। सेम टाइम पे यहाँ से किसी ने वहीं पे रह जाओगे, वरना ऐसे में क्या हो गया? यहाँ से मारोगे ऐसे गिर जाओगे। ठीक है, तो समझो थोड़ा इन चीज़ों को। चलो, ये हो गया नल वेक्टर। चलिए, तो सेकंड टाइप का वेक्टर आता है रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे मैं अभी ब्लॉक का एग्जांपल आपको दे रहा था ना, वो रिजल्टेंट वेक्टर था। ठीक है, वो रिजल्टेंट वेक्टर को हम लोग बोलेंगे नल वेक्टर। वहाँ पे तो एक फोर्स था 10 न्यूटन का, वो नहीं था नल। एक पीछे फोर्स था 10 न्यूटन का, वो भी नल वेक्टर नहीं था, बट उसका जो रिजल्टेंट आ रहा था वो 0 था, तो वो नल वेक्टर था। ठीक है, वरना कई लोग अभी कमेंट करने वाले थे, तो मैं उनको बता दूं पहले। हाँ, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? रिजल्टेंट ऑफ 2 और मोर वेक्टर इज दैट सिंगल वेक्टर। ये एक सिंगल वेक्टर होता है जो दोनों का विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ ऑल वेक्टर टुगेदर। डेफिनेशन से तो आज तक कुछ समझ में नहीं आया। ओके, चलो मैं समझाता हूँ। देखो, सपोज एक ब्लॉक है, ब्लॉक वाला ही एग्जाम्पल लेंगे बिकॉज वो सबसे अच्छा समझ में आता है। यहाँ भी एक ब्लॉक है, यहाँ भी एक ब्लॉक है, लेट्स से यहाँ भी एक ब्लॉक है, यहाँ भी एक ब्लॉक है, यहाँ भी एक ब्लॉक है। इस पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन आगे की तरफ, इस पे फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन आगे की तरफ, 1 न्यूटन पीछे की तरफ। ठीक है, इस पे फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन पीछे की तरफ, 2 न्यूटन आगे की तरफ। ओके, सॉरी है ना, इसलिए वेक्टर सही से बनाने का। देखो, इधर लग रहा है 20 न्यूटन आगे की तरफ, पीछे लग रहा है 21 न्यूटन, पीछे लग रहा है 30 न्यूटन, आगे लग रहा है 15 न्यूटन। कोई 2 ही बनाओ आप अपनी नोटबुक में, जो मस्त लगे वो बनाना। ठीक है, मतलब ड्राइंग से नहीं, जिसका क्वेश्चन अच्छा लगे कि आपको ऐसा लगे कि यार इसका आंसर मैं दे ही नहीं पाता, उसको बनाओ। ठीक है, यहाँ पे वो वेक्टर जो 30 न्यूटन का है, यहाँ पे वो वेक्टर जो 10 न्यूटन का है। ठीक है, चलो अब समझते हैं एक एक केस को अच्छे से। देखो, यहाँ पे 10 न्यूटन आगे की तरफ लग रहा है, कुछ और तो लग नहीं रहा है, मतलब इसका जो रिजल्टेंट होगा ना वो 10 न्यूटन का होगा।
अब यहाँ पे देखो 5 न्यूटन आगे की तरफ, 1 न्यूटन पीछे की तरफ। तो मैंने ऑलरेडी अभी आपको बताया था कि कोई आपको 5 न्यूटन से खींच रहा है, उसको आप 1 न्यूटन से खींच रहे हो, तो वो आपको तो खींचेगा, बट आप जो उसको खींच रहे हो उसका खिंचाव से उसका फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, 5 न्यूटन से वो खींच रहा है, 1 न्यूटन से आप रोक रहे हो, तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा 4 न्यूटन। इसको हम लोग FR लिखते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर वो वेक्टर है जो इनके कॉम्बिनेशन से इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इनके इफेक्ट से अपना एक सिंगल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे यहाँ पे 5 न्यूटन इस तरफ, 2 न्यूटन उस तरफ, 5 न्यूटन से आप खींच रहे हो, 2 न्यूटन से वो खींच रहा है, तो कौन जीतेगा? आप खींचोगे, है ना, आप जीतोगे, क्योंकि 3 न्यूटन से आप आगे खींच लोगे। तो ये होता है रिजल्टेंट वेक्टर। इसको भी देख लो, 20 न्यूटन से कोई आगे खींच रहा है, 21 न्यूटन से आप पीछे खींच रहे हो, है ना। जैसे कभी ऐसा हो गया कि आपके बड़े भाई ने आज खाना नहीं खाया और आप मस्त खा के बैठे थे, उसने आपको खींचना चालू किया, आपने खींचना चालू किया और आपने बोला आ जाओ, आज तो नहीं जीतने दूंगा। 20 न्यूटन से भाई ने खींचा, 21 न्यूटन से आप खींच लिए, तो मतलब वो खींचेंगे बट आपकी पावर ज्यादा होगी। मतलब इस बार रिजल्टेंट वेक्टर होगा 1 न्यूटन इस तरफ, इस तरफ। अगर उस तरफ बोलना है तो -1 न्यूटन बोलो। ठीक है, माइनस में ये होता है रिजल्टेंट फोर्स। इसी तरीके से आप लोग रिजल्टेंट वेलोसिटी वगैरह भी बता सकते हो। खैर हम लोग आगे बातें करेंगे। 30 न्यूटन से आगे खींच रहा है, कोई 15 न्यूटन से पीछे खींच रहा है, तो ये वाला जीत जाएगा 15 न्यूटन से, ये होगा रिजल्टेंट फोर्स। 30 न्यूटन से आगे, 10 न्यूटन से पीछे, तो ये होगा रिजल्टेंट फोर्स, दैट इज 20 न्यूटन। तो रिजल्टेंट वेक्टर वो वेक्टर होता है जो किसी 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर का कॉम्बिनेशन होता है। इसके ये भी इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, बट हो किधर रहा इफेक्ट? नेट फोर्स किधर है? रिजल्टेंट फोर्स मतलब नेट फोर्स। नेट फोर्स किधर है? 2 से तुम खींच रहे हो, 5 से मैं खींच रहा हूँ, बट रिजल्ट किसका आ रहा है ना, मतलब कौन जीत रहा है? 3 न्यूटन से मैं जीत रहा हूँ, तो ये रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो आई होप आप लोग रिजल्टेंट वेक्टर समझ गए होंगे। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको करने के लिए आएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको हो सकता है कॉलेज लेवल पे पूछ ले। ठीक है, ऐसे नहीं, मतलब जैसे यहाँ पे देखो इस ब्लॉक का मास 10 kg दे दिया, 30 न्यूटन से आगे खींच रहा, आप 10 न्यूटन से पीछे खींच रहे हो, तो आपको बोलो बताओ ब्लॉक किस एक्सेलरेशन से जाएगा और कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो एक मैं बताता हूँ, एक आपको होमवर्क देता हूँ। 30 न्यूटन से वो खींच रहा है, 10 न्यूटन से आप खींच रहे हो, तो रिजल्टेंट 20 न्यूटन का हुआ। मास 10 है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन पता करना है तो फोर्स अपॉन मास। फोर्स है 20 न्यूटन का, मास है 10 kg, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, चलो मुझे बताना इसका एक्सेलरेशन डायरेक्शन क्या होगा। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में होगा। न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़े हो ना कि फोर्स लगाओगे तो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे। ठीक है, तो सीधा आंसर। हाँ, इसमें इसका मास सपोज 30 kg है, तो मुझे बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा और कौन सी तरफ होगा। ये लेफ्ट साइड है, समझ गए होगे, ये लेफ्ट साइड है, वो राइट साइड है, तो कमेंट में लिखो कौन सी तरफ एक्सेलरेशन होगा और कितना होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू लिखो, बाजू में डायरेक्शन लिखो, लेफ्ट साइड राइट साइड ऐसा। ठीक है, चलो ये चलिए, तो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराना भूल गया। ठीक है, सपोज ये वही ब्लॉक है, इस पे 10 न्यूटन आगे लग रहा है, 5 न्यूटन पीछे से भी लग रहा है। ये वही ब्लॉक है, ये वही ब्लॉक है जिसने तुम्हें ब्लॉक किया था। 10 न्यूटन पीछे लग रहा है, 5 न्यूटन भी पीछे ही लग रहा है। ये वही ब्लॉक है, 100 न्यूटन से आगे जा रहा है, 220 न्यूटन से पीछे खींचा जा रहा है। ये वही ब्लॉक है जो की बार कीचड़ में रखा है और कीचड़ में ऊपर से इसकी तरफ फोर्स लगाया जा रहा है 10 न्यूटन। ऐसा मान लो ग्रेविटी वगैरह कुछ नहीं है, बस आप 10 न्यूटन का ऊपर से फोर्स लगा रहे हो, कीचड़ भी अपनी तरफ उसको खींच रहा है 2 न्यूटन से। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट बताओ। अब यहाँ पे रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करोगे? 10 न्यूटन से आगे बढ़ रहा है, 5 न्यूटन पीछे लग रहा है। जैसे आपको कोई खींच रहा है, आपने बोला चलो मैं भी मदद करूंगा, तो वो एक इफेक्टिव फोर्स आ जाएगा। ठीक है, मतलब 10 से वो खींच रहा है बट 5 से आप भी मदद कर रहे हो, आप भी खींच रहे हो। ठीक है, तो 10 + 5 15 न्यूटन इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, क्योंकि इधर फोर्स ज़्यादा है। अब इधर 5 न्यूटन से कोई आपको पीछे ढकेल रहा है और आप भी अब 10 न्यूटन से पीछे जाने लगे। ठीक है, सपोज नींद में थे, उठ गए, किसी ने धक्का दिया, आप भी जाने लगे। ठीक है, तो पीछे की तरफ रहेगा सब कुछ 15 न्यूटन। इधर क्या होगा? 100 न्यूटन से आगे, 220 न्यूटन से पीछे, तो 120 न्यूटन से पीछे। अब इधर देखो ऊपर 10 से लग रहा है और ये भी 2 से खींच रहा है, तो नीचे की तरफ 12 न्यूटन से जाओगे। ठीक है, तो अगर डायरेक्शन सेम रहा तो आप लोग सीधा सीधा ऐड कर दोगे, अगर डायरेक्शन अपोजिट रहा तो वेक्टर्स को माइनस करोगे, ऐसे टाइप के। ठीक है, मैं यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ, कहाँ मैं लिख दूँ? ओके, क्या लिखना था मुझे, मैं ही भूल गया। इफ डायरेक्शन इज सेम, या फिर बोल सकते हो वेक्टर्स आर पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, इसके पैरेलल हो।
ठीक है, इफ डायरेक्शन इज सेम देन ऐड द वेक्टर्स एंड नोट करके लिखो, इफ नोट करके नोट मैंने ही नहीं किया तो आप क्या करोगे? अच्छा, मुझसे ज़्यादा समझदार हो, बहुत अच्छे। एंड इफ डायरेक्शन इज डिफरेंट अपोजिट देन सब्ट्रैक्ट। अब आप बोलोगे ऊपर नीचे हो गया, आड़ा टेढ़ा हो गया, तब क्या करेंगे? डर गया लैंप ठीक है, तो तब क्या करेंगे हम लोग? तब अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे क्या करना है। चलिए नेगेटिव वेक्टर देख लेते हैं आखिर होता क्या है। ठीक है, तो फिर से हम लोग बुलाते हैं अपने ब्लॉक को। ब्लॉक आ जाओ। सपोज यहाँ पे लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स और यहाँ भी लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, तो रिजल्टेंट कितना होगा? बताओ रिजल्टेंट कितना होगा? रिजल्टेंट होगा 0, क्योंकि आगे जितना उतना पीछे, तो मतलब 0। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो ये सपोज F1 है, ये सपोज F2 है। तो देखो एक डायरेक्शन आगे है, एक डायरेक्शन पीछे है। मैं मान लेता हूँ ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो ये डायरेक्शन आगे मतलब पॉजिटिव, ये पीछे वाला मतलब नेगेटिव, तो इसका मतलब F1 बराबर होगा माइनस ऑफ F2 के। एग्री करते हो? ठीक है, तो इसके माइनस के वो इक्वल होगा, नेगेटिव के इक्वल होगा, बिकॉज डायरेक्शन अपोजिट है। तो वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो बट उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड इक्वल हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो, उनको हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर्स। ठीक है, वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, ये भी 10 ये भी 10, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मार्क दीज। ठीक है, बट डायरेक्शन इज अपोजिट। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो उनको हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर्स। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं? इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड होता है। सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड, मतलब इनका वैल्यू तो सेम होगा ही होगा बट डायरेक्शन भी सेम टू सेम होगा। फिर से ब्लॉक को बुलाओ। इधर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, F1 मान लो। इधर से भी फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, F2 मान लो। तो इधर F1 जो है वो F2 के बराबर होगा, प्लस माइनस कुछ नहीं, बिकॉज डायरेक्शन सेम है। ये हम लोग खुद से मानते हैं। अगर आप इसको माइनस मानते तो आप बोलते F2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F1। ठीक है, मतलब आप अगर इसको माइनस मानते या इसको प्लस मान लेते तो आप लोग उल्टा लिखते, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस की तरह है, तो हम लोग एक्स का इसको पॉजिटिव ले लिया, सपोज यहाँ पे ओरिजिन है, इसको नेगेटिव ले लिया। ठीक है, ऐसा सपोज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? जिनका डायरेक्शन भी सेम होता है, मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, मतलब ये भी फोर्स यहाँ, ये भी फोर्स यहाँ, डायरेक्शन सेम है और वैल्यू तो 10-10 है ही, सेम है ही, तो F1 इज इक्वल टू F2 होगा। दिस इज द 5th टाइप ऑफ वेक्टर आई थिंक। ओके, लीव इट 4th टाइप आई थिंक। चलिए, तो 5th टाइप आता है हम लोगों का पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जो किसी भी पार्टिकल का डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है, पोजीशन दिखाता है रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सपोज मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूँ और यहाँ पे मेरे पास सेंटर है O। ठीक है, और यहाँ से लेके कोई एक वेक्टर है जो ऐसा जा रहा है P तक, OP हो गया। ठीक है, तो सपोज ये वेक्टर R है, तो ये वेक्टर R है ना, ये पॉइंट P की पोजीशन दिखा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में P की पोजीशन दिखा रहा है, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। इतना समझ गए? बस इतना ही समझना था। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है आपका, दैट इज यूनिट वेक्टर। अभी तक जो हम लोग सीख रहे थे वो सब छोटी मोटी चीजें थी जिन्हें सिर्फ आपको याद रखना है। अब यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होती है। ठीक है, यूनिट वेक्टर समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि वेक्टर के बीच में एंगल कैसे फाइंड करते हैं, फिर लास्ट टॉपिक वेक्टर ऑपरेशन। ठीक है, मतलब वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, स्केलर स्केलर से क्या हो जाएगा, ये सब। ठीक है, चलो यूनिट वेक्टर समझते हैं, आखिर यूनिट वेक्टर होता क्या है। अब वेक्टर विथ यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट मतलब होता है 1, यूनिट मतलब इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल हो और वो फुल वेक्टर के डायरेक्शन में हो। जैसे मैं बोल दूं कि एक कार है जो v वेलोसिटी से जा रही है और इसका मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड में मैं यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर लेता हूँ जिसको मैं बोल दूंगा v हैट। इसको हैट बोलते हैं, कुछ लोग कैप बोलते हैं। ठीक है, v कैप, समझ गए? कैप बोलो इसको, v कैप। ठीक है, जैसे देखो वेक्टर का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया, वेक्टर का भी फॉर्मूला है, नहीं मतलब उसको लिखने का तरीका, हम लोग मैग्नीट्यूड लिखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं उसके डायरेक्शन से। ठीक है,
तो अगर एक पूरे वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से मैं डिवाइड कर दूं तो क्या बचेगा? नहीं समझे? देखो समझाता हूँ। एक वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड की और ये जा रही है नॉर्थ की तरफ, ड्यू नॉर्थ, ठीक है। तो एक वेक्टर को अगर मैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, इसका मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकंड, से मैं डिवाइड कर दूं तो बचेगा सिर्फ डायरेक्शन और इसकी वैल्यू 1 बचेगी। और इसी 1 ड्यू नॉर्थ मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी डायरेक्शन को हम बोलते हैं वी कैप, ठीक है। जैसे एक फोर्स लग रही थी 10 न्यूटन टूवर्ड्स एक्स एक्सिस बोल देता हूं, चलो एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अगर मैं इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, ये देखो ये पूरा वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं हम लोग? ऐसा लिखते हैं, है ना। तो अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दूं तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा और ऊपर नीचे जब 10/10 होगा तो कट के 1 आएगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू 1 आएगी। तो जो ये 1 है ना, इसी को हम बोलते हैं एफ कैप, ठीक है। तो मतलब जैसे वेलोसिटी की बात कर ले तो वेक्टर v इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय इसका यूनिट वेक्टर, दैट इज इसका डायरेक्शन, ठीक है। तो एक छोटा सा वेक्टर, पूरे वेक्टर में से एक छोटा सा वेक्टर जिसकी वैल्यू 1 होती है, वो हमें दिखाता है कि डायरेक्शन क्या है इसकी, उसी को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। समझे कि नहीं? किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो बचेगा क्या? सिर्फ डायरेक्शन। तो वही डायरेक्शन दिखाता है वी कैप, ठीक है। तो अगर मुझे वी कैप की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा? वी कैप के लिए मैं वेक्टर वी को डिवाइड कर दूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ वी से, या फिर थोड़ा स्वच्छ लिखता हूं, स्वच्छ भारत अभियान। हाँ यार, कहाँ गया भारत अभियान? वेक्टर वी कैप अगर मुझे लिखना है तो वेक्टर वी डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड, ये हो गया, ठीक है। वी कैप के लिए ये फॉर्मूला। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसके डायरेक्शन से डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर देखो अभी ऐसे भी समझ सकते हो, देखो F इज इक्वल टू अगर 10 न्यूटन है टुवर्ड्स राइट, एक्स एक्सिस मैंने लिख दिया मान लो, ठीक है। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मैं अगर इसको डायरेक्शन से डिवाइड करूं, वेक्टर को डायरेक्शन से मैं डिवाइड कर दूं, तो ये देखो डायरेक्शन खत्म, तो मतलब इसे मुझे सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड उस समय मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन होता है उसको हम लोग ऐसा दिखाते हैं, इसके ऊपर एक कैप लगा के, ठीक है। समझ गए इसको अच्छे से? अब मैं आपको बताता हूँ 3 टाइप के यूनिट वेक्टर्स। देखो जैसे अगर मैं ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करूँ तो ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस, और एक इस प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब इस तरीके से जाता हुआ एक होता है जेड एक्सिस, ठीक है। इस प्लेन में अंदर की तरफ, ठीक है, और बाहर की तरफ भी, तो उसको मैं ऐसा दिखाता हूँ जिसको हम बोलते हैं जेड एक्सिस, ठीक है। ये किस तरफ है? अंदर की तरफ है। देखो इस तरीके से, सपोज ये हम लोगों का एक वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो जो जेड एक्सिस है ना वो ऐसा रहता है, ऐसा, ठीक है। ये जेड एक्सिस है, समझ गए? तो जेड एक्सिस ऐसा हम लोगों ने बना लिया। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एज एक्स कैप और आई कैप, ठीक है। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो भी यूनिट वेक्टर है उसको हम या तो आई कैप बोलेंगे या तो एक्स कैप बोलेंगे, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, इसको हम या तो वाई कैप बोल देंगे या तो इसको हम लोग जे कैप बोलेंगे, कुछ लोग इसको हैट भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। फिर से यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, इसको हम बोलेंगे जेड कैप या फिर के कैप, समझ गए? जैसे मैं आपको बोलूं कि इस ग्राफ पे मुझे प्लॉट करके दिखाओ 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस के कैप, मुझे ये प्लॉट करके दिखाओ, तो क्या करोगे? 3i कैप है मतलब 3i कैप है, 1 2 3, 4j कैप है मतलब 1 2 3 4, ठीक है। तो ये देखो कुछ ऐसा हो रहा है, बट अभी z भी है, z का एक के कैप, तो मतलब ये यहाँ पे, तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर रहता है, मतलब उस तरफ रहता है, तो वो वहां से ऐसा ज्वाइन होता हुआ आएगा, ठीक है। प्लेन के उस तरफ है। फिलहाल हम लोग के को हटा देते हैं इस कंफ्यूजन की वजह से, ठीक है। तो ये हम लोगों का कुछ ऐसा प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। के कैप भी आ गया तो उसको मैं प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो वो अंदर की तरफ से ऐसा 1 यूनिट रहेगा, ठीक है। आप लोग ऐसा इमेजिन कर सकते हो। तो ये हो गया हम लोगों का यूनिट वेक्टर्स का कहानी। सपोज वेलोसिटी है एक्स एक्सिस की तरफ, तो उसको हम लोग लिखेंगे 5 मीटर पर सेकंड छोड़ के 5i कैप, ठीक है।
और सपोज कोई फोर्स लग रहा है जेड एक्सिस की तरफ 10 न्यूटन, तो 10 के कैप ऐसा लिखेंगे। ठीक है, खैर ये आप लोगों को ज़्यादा देखने के लिए तो नहीं मिलेगा, बट अच्छे से आपको इन्हें समझ के रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का। अब इसके बारे में भी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि इसको फाइंड कैसे करेंगे। सपोज एक्स एक्सिस में कोई एक्स वेक्टर है, ठीक है, तो इस एक्स वेक्टर को हम लोग लिखेंगे इसके मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय इसके डायरेक्शन से। तो इसका डायरेक्शन अगर हमें चाहिए रहेगा तो इसके वेक्टर को डिवाइड कर देंगे आई कैप अगर चाहिए रहेगा तो इसके वेक्टर को डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से, एक्स कैप या आई कैप। ठीक है, अगर आपको वाई कैप चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर वाई को हम लोग ऐसा लिखते हैं, है ना। तो अगर हमें वाई कैप चाहिए तो हम लोग इसको इसके नीचे लेकर आएंगे, तो वाई वेक्टर डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर हमें जेड वेक्टर चाहिए या फिर जेड कैप चाहिए, अब तो समझ गए होगे, हम लोग इसके वेक्टर को डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से। ठीक है, तो ये छोटी मोटी बातें थी जो आप नोट कर लो तो अच्छा रहेगा। अब यूनिट वेक्टर्स दोबारा से आएंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, और उसी पर बेस्ड रहेगा हमारा वेक्टर्स में एंगल देखने का। ठीक है, चलिए कर लीजिए इसको। चलिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है और इसको हम लोग स्टार मार्क करके लिखेंगे, बिकॉज ये टॉपिक आपकी बोर्ड की बुक में नहीं दिया हुआ है, या फिर दिया हुआ है मैंने देखा नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, देखो सपोज एक वेक्टर है इस तरीके से और एक वेक्टर है इस तरीके से, तो इन दोनों वेक्टर्स को मुझे जोड़ना है। ठीक है, ज्वाइन करना है। वेक्टर को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसको बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं टेल, जानते हो ना, अभी तो बताया था मैंने। तो ये लॉ ये कहता है, ये डेफिनेशन है, ये छोटी सी लॉ नहीं है। ठीक है, हमें ये क्या कहता है, ये हमें ये कहता है कि वी कैन शिफ्ट द वेक्टर्स पैरेलल, ठीक है, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। मतलब हमें डायरेक्शन नहीं चेंज करना है, सिर्फ इसको उठा के ऐसे ऐसे रख देना है। यहाँ से उठाया ऐसे रख दिया, यहाँ से उठाया ऐसे रख दिया। ठीक है, जैसे मार्कर को ही ले लेते, ऐसा है। ठीक है, ये सपोज हेड है और ये सपोज टेल है। ठीक है, इस तरीके से ये वेक्टर्स हैं, तो मैं इसका डायरेक्शन नहीं चेंज करूंगा, बस यहाँ पड़ा था, ये शांति से उठा के ऐसा रख दूंगा इसके टेल से ज्वाइन करने के लिए। इसके टेल से क्यों ज्वाइन करते, ताकि हम एंगल देख सकें, अब वो बताऊंगा अभी मैं आपको। ठीक है, या तो इसको यहाँ से उठा लाओ, या तो आप लोग ऐसे पढ़े ना, इसको यहाँ से उठाओ ऐसे रख दो, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन थोड़ी ना बदला। ऐसा मत करना कि यहाँ से उठाया ऐसा रख दिया, ऐसा नहीं कर सकते, पैरेलल शिफ्ट करना है हमें। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, या फिर अगर हम इसको शिफ्ट करते तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते थे। बराबर ही तो है, दोनों सेम ही है ना। चाहे हम इसको शिफ्ट कर दें, चाहे हम इसको शिफ्ट कर दें, सेम ही तो है दोनों, कुछ डिफरेंस नहीं है। चलो एक और लो, सपोज ये एक वेक्टर है और एक वेक्टर ये है। अब इनकी शिफ्टिंग कैसे करोगे, ज्वाइन करोगे तो इनकी शिफ्टिंग ऐसी हो जाएगी, है ना। और एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, तो ये वेक्टर ऐसा हो जाएगा, है ना, ज्वाइन हो गए दोनों इस तरीके से। हेड से टेल ज्वाइन है यहाँ पे, हेड से टेल ज्वाइन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर वाला कंसेप्ट। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल हम लोग कैसे देखें, ये एंगल हम लोग पता कैसे करें कि आखिर उसके बीच में एंगल होगा क्या। ठीक है, तो ये कंसेप्ट एकदम अच्छे से याद कर लो, अभी इस पे घुमाने वाला सवाल दूंगा। चलिए, तो हम लोग सीख लेते हैं कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे देखना चाहिए। अगर आप आज एंगल देखना सीख जाते हो तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वर्क, पावर, एनर्जी, इन सभी चैप्टर्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। बिकॉज बिना एंगल देखे बिना आप सही फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अगर आपने एंगल गलत देख लिया, आप थीटा की वैल्यू गलत लिख दोगे तो कॉस थीटा गलत आ जाएगा, और वो गलत आया तो पूरा गलत, है ना। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट में हम सीखेंगे कि आखिर कॉस थीटा आ कहाँ से रहा, छोड़ो वो सब। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या कहता है, देखो कंसेप्ट क्या है यहाँ पे। व्हेन टू वेक्टर्स आर कनेक्टेड आइदर फ्रॉम हेड टू हेड, वेरी इंपॉर्टेंट, हेड टू हेड और टेल टू टेल, देन द स्मॉलर एंगल, छोटा वाला, बिटवीन द वेक्टर इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर। मतलब दो वेक्टर्स अगर वो टेल टू टेल ज्वाइंट हैं, सपोज वो ऐसे ज्वाइंट हैं टेल टू टेल, या फिर उन लोग हेड टू हेड ज्वाइन हैं, तब उनके बीच का जो एंगल होगा उसी को हम लोग एंगल बिटवीन वेक्टर बोलेंगे।
कंडीशन है कब, जब टेल टू टेल ज्वाइन हो या हेड टू हेड ज्वाइन हो। अगर ऐसा नहीं है तो वो एंगल नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ इसी के ऊपर, आप फटाफट मुझे आंसर बताओ। ठीक है, सपोज एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, इसके बीच में एंगल है 135 डिग्री, और एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, इसके बीच में एंगल है 60 डिग्री, और एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, इसके बीच में एंगल है, ओके जाने दो, एक वेक्टर ऐसा, एक वेक्टर ऐसा, इसके बीच में एंगल है 80 डिग्री। तो मुझे तीनों में बताओ, पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में कितना कितना एंगल है वेक्टर्स के बीच में, बताओ जल्दी। ठीक है, कमेंट मत करो, मतलब दिमाग में सोच लो कि इतना होगा। ठीक है, बिकॉज हो सकता है वीडियो डाउनलोड करके देख रहे हो या फिर लेजीनेस हो। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है थोड़ा सा, तो सोचे रहो। सोच लिए? क्या सोचे? बहुत सोचते हो। सोच लिए? देखो इसके बीच में होगा 135 डिग्री, ऐसा सोचे थे, एकदम सही हो, क्योंकि ये टेल टू टेल ज्वाइंट है। ठीक है, इसके बीच में होगा 60 डिग्री, क्योंकि ये हेड टू हेड ज्वाइन है, दोनों सही है। इसके बीच में होगा 80 डिग्री, ऐसा सोचे थे, एकदम गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज ये देखो यहाँ पे हेड है बट यहाँ पे टेल है, मतलब ये हेड टू टेल ज्वाइंट है। तो हेड टू टेल ज्वाइंट है, तब क्या करें? एंगल कैसे पता करें फिर? याद करो 3 मिनट पहले मैंने क्या कंसेप्ट बताया, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। मैं इस वेक्टर को ऐसे उठा के रख देता हूँ या इस वेक्टर को ऐसे उठा के रख देता हूँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस वेक्टर को मैं ऐसे रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ से उठाया ऐसे रख दिया, तो ये ऐसे मैंने रख दिया। ठीक है, सपोज मैंने ऐसा रख दी, तो इसका एंगल के लिए हम लोगों ने इसको शिफ्ट कर दिया। अब मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया था कुछ दिनों पहले, मतलब 1-2 दिन पहले शायद, उसमें मैंने बताया था कौन से टॉपिक्स मैथ के फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने एंगल्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो ये देखो लीनियर एंगल है, टोटल 180 डिग्री होता है, तो अगर इसके बीच में लाइन आ गई 80 डिग्री है तो टोटल 180 होता है, तो ये 100 डिग्री होगा। बताओ कितने लोगों ने करेक्ट लिखा था, आप कमेंट कर दो। ठीक है, नहीं करोगे कोई बात नहीं, चलेगा। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ। गलतियों से सीख गए ना, अब मुझे लगता है ये क्वेश्चन राइट करोगे। तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसके और इसके बीच में एंगल है थीटा। ठीक है, तो मुझे बताओ वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए थीटा, बी 180 माइनस थीटा, सी थीटा माइनस 180 और डी कैन बी 90 माइनस थीटा। चलो बताओ कौन सा करेक्ट है। बता दिए। सबसे पहला स्टेप तो आपकी बार कर ले गए होगे, वेक्टर को शिफ्ट कर दिया होगा, इसको ऐसे शिफ्ट कर दिया होगा, है ना। तो मैं भी इसको शिफ्ट कर देता हूं ऐसे। अब बताओ ये एंगल कितना है, ये एंगल 180 डिग्री है। पूरा एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, ये थीटा है, बट ये एंगल कितना है 180 डिग्री। तो अगर मुझे सिर्फ इतना एंगल चाहिए तो पूरे में से 180 को माइनस करना होगा, मतलब थीटा माइनस 180। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बट कुछ लोग अभी सर खुजा रहे होंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है, वीडियो बंद कर देता हूँ, क्या करूँ मैं, क्या करूँ। उन लोगों को मैं एक और तरीके से समझाता हूँ। देखो ऐसे क्वेश्चन इसीलिए चैलेंजिंग होते हैं। मुझे नहीं लगता ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने 180 माइनस थीटा बोला होगा, है ना। किसी ने बोला तो बोलो हाँ, तो हम भी ज़रा देखें किसमें कितना है दम। तो ये पूरा का पूरा एंगल था थीटा, तो इसको हम थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, है ना, एरो टू एरो ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये देखो एरो टू एरो ज्वाइन हो गया। अब एक बात बताओ मुझे, पूरा एंगल ये वाला ध्यान से देखो, फिर से बनाता हूँ, ये एरो और ये एरो, ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन है। अब ये वेक्टर यहाँ पे आ गया तो ये इमेजिनरी लाइन है। अब ये टोटल कितना होना चाहिए, लीनियर पेयर वाला एंगल है ना। सीधी लाइन पे इधर पे ये कैसा होता है 180 डिग्री या 0 डिग्री, इस पर कुछ रखोगे तो 90 डिग्री, है ना, सीधे रखोगे तो टोटल कितना 180 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये देखो सीधी लाइन है तो ये 180 डिग्री है। बट मुझे बताओ कि ये पूरा कितना है, थीटा है। तो थीटा बड़ा या 180 बड़ा? पूरा एंगल थीटा है और सिर्फ इतना एंगल 180 है, तो पूरा बड़ा कौन है? ये देखो थीटा पूरा इतना है बट 180 सिर्फ इतना है। अब समझे बड़ा कौन? बड़ा थीटा है। तो थीटा में से 180 माइनस कर देंगे, मतलब ये गायब कर देंगे, तो सिर्फ ये बचेगा, दैट इज थीटा माइनस 180। या इसको यहाँ शिफ्ट किए थे, ये टोटल 180 था और ये पूरा थीटा था, तो पूरे थीटा में से 180 गायब कर दिए, मतलब वो गायब हो गया, तो बचा सिर्फ ये। ठीक है, चलो अब 2 क्वेश्चन और देता हूँ खतरनाक, देखते हूँ बता पाते हो या नहीं।
चलिए, तो एक बहुत ही मैंने फेमस क्वेश्चन आपको दिया है और एक मेरा वाला स्पेशल है, ठीक है। ये वाला चैंपियंस स्पेशल क्वेश्चन है, चैंपियंस स्पेशल क्वेश्चन, ठीक है। देख लो, जिसने मतलब दोनों आंसर करेक्ट दे दिया फिर तो उसकी चांदी है भाई, ठीक है। एमसीक्यू वगैरह में ऐसा आपको एंगल बिटवीन वेक्टर्स पूछा जा सकता है बोर्ड में, ठीक है। भले ही कंसेप्ट नहीं है बट वो हिडन रहता है, ठीक है। कहीं ना कहीं बातें जरूर होंगी। कमेंट करो, इसका आंसर तो मुझे कमेंट में चाहिए। इसको मैं ABCD कर देता हूँ ना, ABCD गाना गा रहे हो, बताओ इसका। हो गया, बता लिए, सोच लिए, पॉज कर लिए, सोच लिए, आया आंसर, तुक्का मारे ना। चलो मैं बताता हूँ, देखो कंसेप्ट कहता है कि हेड टू हेड जॉइंट रहना चाहिए या टेल टू टेल जॉइंट रहना चाहिए। तो एंगल ABC का हमें पता करना है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इतनी मैथ आपको आनी चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एक एंगल का सम हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, ठीक है, सब 60 डिग्री। इसका मतलब ये वाला करेक्ट है? नहीं, ये वाला करेक्ट है ही नहीं। तब कौन सा करेक्ट है? जरूर B वाला करेक्ट होगा। चलो देखते हैं। ये देखो हेड टू हेड जॉइन है तो मतलब पहला वाला तो 60 होगा, या तो ये करेक्ट है, या तो ये करेक्ट है, या तो ये सब तो है भाई। B वाले में हेड टू हेड जॉइन है मतलब ये भी 60 होगा, तो ये करेक्ट है, या तो ये करेक्ट है, या तो ये निकल गया ऑप्शन से, और ये तो मैंने ही निकाल दिया। तो मतलब या तो C करेक्ट है या तो D करेक्ट है। इधर देखो, इधर टेल और एरो है ना, टेल और एरो जॉइन है, तो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर को शिफ्ट करेंगे, इसको उठा के ऐसे रखेंगे, इसको उठा के ऐसे, तो इसको उठा के ऐसे रख दिया। अब ये 60 डिग्री है, ये एंगल इन अ लीनियर पेयर है, तो ये कितना होगा? 120 डिग्री। ऑप्शन D इज करेक्ट। और कैसे शिफ्ट करते थे? ऐसे कर सकते थे, है ना, ऐसे भी शिफ्ट कर सकते थे। ऐसे शिफ्ट करते तो क्या होता, एरो देखो ऊपर की तरफ है तो एरो इधर आ जाता, तो ऐसे शिफ्ट करते, और ये 60 डिग्री है तो फिर से सीधी लाइन है तो लीनियर पेयर से ये फिर से 120 डिग्री ही होता, ठीक है। खैर कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत है नहीं उतनी। ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब उसका हर एक एंगल इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे B से A टेल टू एरो है, A से C एरो है, ठीक है, E से C एरो है, D से E एरो टेल टू एरो, और D से भी टेल टू एरो। तो मुझे बताओ टोटल, देखो क्वाड्रिलेटरल 360 होता है टोटल, तो मुझे बताओ कौन सा इसमें से करेक्ट है? एंगल बिटवीन वेक्टर ABCDE, बताओ जल्दी, ठीक है। इसको मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, मैंने क्वेश्चन गलत दिया है। वेक्टर AB, वेक्टर BC, वेक्टर AC, ठीक है। और यहाँ पे भी वैसे ही लिख देता हूँ, तब तक सोच लो, थोड़ा सा टाइम मिल गया है ना। CD DE AE, नहीं AE कहाँ आएगा? वेक्टर AB, वेक्टर BC, वेक्टर CD, वेक्टर DE और वेक्टर BD। AB, वेक्टर AC और BD आएगा यहाँ पे, और फिर DE, ये तो DE है, और फिर CD DE BD AB AC, ठीक है, 5 आ गए। चलो बताओ एंगल्स क्या होंगे, ठीक है। ऐसा समझ लो कि मैंने एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, एंगल E पूछा है। तो सबसे पहले टोटल 360 होता है। रेगुलर पॉलीगॉन है तो सारे एंगल इक्वल, 5 से डिवाइड कर लो। 5 से क्यों? क्योंकि 5 एंगल है तो 72 डिग्री आ गया। मतलब ये 72, ये 72, ये 72, ये 72, ये 72, सारे 72 होंगे। तो देखते हैं अब किधर एरो टू एरो या हेड टू हेड या टेल टू टेल जॉइन है। इधर देखो हेड टू हेड जॉइन है, मतलब एंगल C 72 डिग्री रहने वाला है। तो ये देखो 72 है, ये भी 72 है, कोई एक तो करेक्ट होगा। फिर हेड टू हेड, D भी हेड टू हेड जॉइन है, मतलब ये भी 72 डिग्री, ठीक है। ये दोनों तो उधर ही एलिमिनेट हो गए। आंसर तो C ही है, पता चल गया होगा, बट कंसेप्ट को समझो, ठीक है। एंगल A में देखो इधर एरो है, इधर हेड है, तो इसको हम एक्सटेंड करेंगे, शिफ्ट कर दिया, इसको उठा के ऐसा, इसको उठा के ऐसा, तो ये 72 डिग्री था, तो एंगल इन लीनियर पेयर C है 108 डिग्री हो जाएगा, मतलब एंगल है 108 डिग्री, ठीक है। वेक्टर AB में जो एंगल है वो 108 डिग्री है, ठीक है। वेक्टर AC में बहुत टाइम लग जाएगा, मैं ऐसे ही बताते जाता हूँ, ठीक है। D में भी देखो एरो टू एरो जॉइन, ये 72 है, तो ये देखो ऐसा शिफ्ट कर दिया, अब देखो ये टेल टू टेल हो गया, तो ये 108 हो गया, और इधर भी सही था। इधर देखो एरो को इधर शिफ्ट कर दिया, ये 72 था, तो ये 108 हो गया, ठीक है। और कुछ बचा क्या? ये 108, ये 108, ये 108, 108, 108, 108, बाकी दोनों 72, ठीक है। इस तरीके से आप लोग शिफ्टिंग करके एंगल पता कर सकते हो। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, बट मैं चेक करना चाहता था कि कितने लोग इसको करेक्ट बता सकते हैं, ठीक है। चलो इतना समझ गए ना। अब हम लोग एक लास्ट कंसेप्ट देख लेते हैं, ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स, ठीक है। चलिए,
तो ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स में देखो, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा आंसर वेक्टर ही मिलने वाला है। जैसे हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी जैसे एक्सेलरेशन, स्केलर क्वांटिटी जैसे मास, इसको कभी भी मल्टीप्लाई करो, कभी भी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करो तो वेक्टर ही मिलेगा। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसको टॉपिक करके लिखो, ऐसा मैंने टॉपिक नहीं डाला, सॉरी फॉर दैट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर पहला टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विथ स्केलर दूसरा टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ वेक्टर तीसरा टॉपिक, ठीक है। तो ये तो फिक्स है कि कभी भी एक वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे आंसर हमेशा ऑलवेज वेक्टर ही रहेगा। दूसरा आता है स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करके कभी कभी स्केलर मिल सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग स्केलर इंटू स्केलर में एग्जांपल ले सकते हैं स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो बात सब पे लागू होती है, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या मिलेगा? स्केलर, है ना। एरिया की बात कर लो, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ दोनों स्केलर, खैर वो तो लेंथ हो जाएगा, है ना। चलो, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। कभी भी वेक्टर को वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कभी स्केलर मिलेगा तो कभी वेक्टर मिलेगा। जैसे हम लोग वर्क की बात करें तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, खैर ये डॉट प्रोडक्ट होता है तो इसको हम लोग डॉट से दिखाएंगे। तो इससे वर्क डन जो मिलता है ना ये स्केलर होता है, ठीक है। वर्क डन होता है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, बट ये वर्क स्केलर होता है, मतलब इसको हम लोग जोड़ घटा सकते हैं। वहीं हम बात करें टॉर्क की, ठीक है, तो टाउ उसकी साइन होती है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। इसमें देखो वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो हमें वेक्टर क्वांटिटी मिल गई। तो कभी भी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे या वेक्टर को स्केलर से, बात वही है ना, 3 इंटू 5 5 इंटू 3 बात वही है, तो वेक्टर मिलेगा। कभी भी स्केलर को स्केलर से करोगे तो स्केलर ही मिलेगा, बट वेक्टर को वेक्टर से करने पे कभी स्केलर मिल सकता है तो कभी वेक्टर। जैसे दो एग्जांपल्स आपके सामने, ठीक है। तो ये छोटा मोटा टॉपिक है, स्कूल लेवल पर पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन वेक्टर एंड वेक्टर आर मल्टीप्लाइड, या फिर आपसे पूछा जा सकता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर गिव्स डैश क्वांटिटी। वहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शन देगा स्केलर वेक्टर, ओनली स्केलर, या फिर नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो वहाँ पे आपको मार्क करना रहेगा वेक्टर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको स्कूल में आ सकते हैं और अब एमसीक्यू 2 मार्क्स के आएंगे 11th में, सो बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। तो ये नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। और आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया कि देखो जैसे ये ब्लॉक है, आगे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का और एक और फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का, ठीक है, ठीक है। और एक ब्लॉक है, आगे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, पीछे फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन का। तो ये भी देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर में आते हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर सेम डायरेक्शन में, और इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। बट ऐसा करके लिख लो, ऐसा एरो करके लिख दो, दीज आर कॉल्ड एज पैरेलल एंड दीज आर कॉल्ड एज एंटी पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर्स जब भी रहेंगे तो हम उन दोनों को जोड़ देते हैं, 10 न्यूटन सामने 2 न्यूटन पीछे, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों को जोड़ देंगे, सो इट विल बी 12 न्यूटन। इधर 10 न्यूटन आगे 8 न्यूटन पीछे, कोई आपको खींच रहा है आप उसको खींच रहे हो, तो ये आगे की तरफ तो रहेगा बिकॉज ये ज़्यादा है, बट 2 ही न्यूटन रहेगा, ठीक है। अच्छा है, कब से पका रहे हो इस एग्जाम्पल से। चलो एग्जाम्पल बदलते हैं। ये ब्लॉक है, इधर फोर्स 10 न्यूटन और इधर 6 न्यूटन 60 डिग्री पर। अब बताओ रिजल्टेंट क्या आएगा, ठीक है। उसी ब्लॉक पर 10 न्यूटन आगे और 6 न्यूटन से कोई ऊपर खींच रहा है उसको, ठीक है। 10 न्यूटन से कोई सीधा खींच रहा है जमीन पे बैठ के और 6 न्यूटन से कोई ऊपर खींच रहा है, तो बताओ रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। अब तो हम बता नहीं सकते, जब वेक्टर पैरेलल था हमने जोड़ दिया, जब एंटी पैरेलल था हमने घटा दिया, अब तो ये एंगल पर आ गया है। यहीं पे आ जाते हैं हमारे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, जिनकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। अब यही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, बिकॉज ऐसे ही क्वेश्चन स्कूल में भी आएंगे, जेई में भी आएंगे, नीट में आए हैं ऐसे सवाल, जेई में तो नहीं आएंगे, बट हाँ एज अ कंसेप्ट उसमें आ सकते हैं, है ना। मतलब जैसे किसी भी बड़े आंसर को फाइंड करने से पहले हम उसमें कई सारे छोटे छोटे आंसर्स फाइंड करते हैं, तो वही एक ये भी टॉपिक हो सकता है, ठीक है। तो बी रेडी फॉर दैट, बहुत ही इंपॉर्टेंट अगला वाला लेक्चर रहेगा। आज पूरा बेसिक लेक्चर था, आई होप आपको समझा होगा, 1 घंटे का वीडियो आई थिंक बना होगा, बट हाँ बहुत ही आनंद आया होगा आपको, है ना। चलो, तो इसके लिए रेडी रहें आप लोग, थोड़ा सा क्यूरियस रहें कि यार 10 न्यूटन आगे 6 न्यूटन ऊपर एंगल 60, तो रिजल्टेंट कितना होगा, है ना। सोचते रहें, बट इतना ना सोचे कि इसी में खोकर पूरा समय गुजार दें, है ना। अब आप लोग बोल रहे होगे कि बता दो जाते जाते चलो छोड़ो, टेक्स्ट बुक रीड कर लोगे पता चल जाएगा, ठीक है। आधे से ज़्यादा लोग जानते भी होंगे, है ना, रिवीजन की तरह जो लोग देखते लेक्चर्स। चलो ठीक है, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और साथ ही में हम लोग सीखेंगे उसमें रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।